हमें आज के 16 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक चोर को जो कि सामान को चुरा तो रहा था और साथ ही साथ उसने एक बच्चे को हॉस्टेज बना लिया था। उस दुकान का मालिक लोगों से मदद मांग रहा था। हम देखते उस इंसान के पास क्वीन ओतोही में सीधे चले जाती है। सारे गार्ड्स उनको मना कर रहे थे। वो चोर ये नहीं देखता कि सामने से क्वीन ओतोही में उसकी तरफ आ रही है और वो उनके ऊपर गोलियां चला देता है। खैर क्वीन ओतोही में उनसे बड़े आराम से बच के उस इंसान के पास जाती है और उसे एक जोर का लगाती है और इतने जोर का कि उनके हाथों में ही चोट लग जाती है। क्वीन ओतोही में जो कि एक गोल्डफिश मरमेड है, वो उस चोर से पूछ रही थी कि आखिर वो चोरी जैसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। वो चोर उनकी तरफ गन पॉइंट करके कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, तुम रईसी में रहने वाले हो, तुमने गरीबी को कभी देखा ही नहीं। मेरे पास 10 बच्चे हैं जिनको मुझे खाना खिलाना है। खैर हम देखते क्वीन ओतोही में को जो कि उसे मारे जा रही थी। गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका शरीर एक नॉर्मल इंसान से भी बहुत ज्यादा कमजोर है। खैर क्वीन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, भले ही उनके हाथों से खून क्यों ना आ रहा हो। क्वीन का मानना था कि वो ये सब उसी चोर के लिए कर रही है। मम्मी की याद आ गई। ओतोही में उससे पूछती कि क्या वो चाहता है कि उसके बच्चे चोरी के पैसों पे पले। क्वीन नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों को कुछ गलत सीख दे। खैर हम देखते क्वीन को जो कि रोते हुए उस फिशमैन से माफी मांग रही थी। वो अपने आप को गुनहगार मान रही थी कि उसने इन जैसे लोगों पे पहले ध्यान नहीं दिया। वो मदद की गुहार जो उस चोर के दिल से निकल रही है उसको क्वीन सुन पा रही थी। क्वीन उसके दर्दों को फील कर पा रही थी। हम देखते हैं वो चोर वहाँ पे रोने लगता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। कुछ समय पहले उसके दुकान पे आग लग गई थी, उसके पैसों को भी किसी ने चुरा लिया था और उसके बच्चे भूखे भी थे जिसको वो खाना भी नहीं खिला पा रहा था। क्वीन उसे एक और थप्पड़ मारती है क्योंकि भले सिचुएशन कैसी भी हो वो इन गलत कामों में नहीं लग सकता, लेकिन क्वीन उससे माफी भी मांग रही थी और उसे मार भी रही थी। हम देखते उस इंसान को जो कि वहाँ पे सुधर चुका था और वो क्वीन को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। क्वीन रोते रोते उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते लोगों को जो कि आपस में बात कर रहे थे कि क्वीन दिल की कितनी साफ है। ऐसा शायद ही कहीं पे होता होगा कि रॉयल पैलेस से कोई जमीन पे आया हो और आम इंसानों का ध्यान ऐसे रखता हो। उनके अंदर प्यार भरा हुआ है और सारे बच्चे भी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हम देखते कुछ बच्चों को जो कि उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। क्वीन उस बच्चे को एक थप्पड़ लगाती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी नाक बह रही थी, लेकिन क्वीन उसको भी गले लगा के उसके लिए रोने लगती है। क्वीन कहती कि वो ऐसा उसी बच्चे के लिए कर रही है क्योंकि अगर उसकी नाक ऐसे बहती रही तो फिर वो बीमार हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि कितना प्यारा नजारा है। हम देखते क्वीन को जिनका सपना है कि वो र्यूगो किंगडम को जो कि फिशमैन आइलैंड है उसको सरफेस पे लेके आना। उनका रंग अलग है, वो दिखते अलग है। हम रुक नहीं सकते कि इंसान जो कि ये सारी बातें करते हैं वो खुद हम तक चल के आए, इसीलिए हमें ही उन तक जाना चाहिए। ये 30,000 फीट की मिसअंडरस्टैंडिंग यही है जो कि हमारे बीच में एक दरार बने हुए है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। जो इंसान इस आइलैंड के ऊपर आते हैं वो खुद में ही एक पायरेट होते हैं। जो इंसान फिशमैन्स को खरीदते हैं उन किडनैपर्स से उनको हम लोग एरिस्टोक्रेट कहते हैं। हम सभी लोग सिर्फ कुछ ही इंसानों से मिले हैं। हमें अभी भी उनके बारे में बहुत ही कम पता है। हमें अपनी जगह को समुद्र के ऊपर लाना होगा ताकि हम लोग इंसानों के और भी ज्यादा करीब हो पाएं। इस साल रेवरी में हमें अपनी इच्छा को जताना चाहिए कि हमें भी ऊपर सरफेस पे रहना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें और इस पिटीशन पे साइन करें। हम देखते फिशमैन्स को जिनका चेहरा बन चुका था और हमें साफ पता लग रहा था कि वो लोग इस पिटीशन पर साइन नहीं करने वाले, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें ऑलरेडी सालों से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा मिल चुका है। वो एक बार को सिया मरमेड पे भी विश्वास कर लेंगे, लेकिन अब वो लोग इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। खैर हम देखते क्वीन को जो कि ह्यूगो पैलेस पे आ चुकी है। हम देखते नेपच्यून ब्रदर्स और शिराओशी अभी बहुत ही ज्यादा छोटे थे, आई मीन एज में। खैर नेपच्यून ब्रदर्स क्वीन को कह रहे थे कि उन्होंने शिराओशी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा
और उन्हें शिराओशी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर क्वीन का सपना था कि वो सबके लिए एक बढ़िया फ्यूचर बना सके। बढ़िया फ्यूचर का मतलब कि उन्हें उस नफरत का सामना ना करना पड़े जो कि उन लोगों ने इंसानों से सहा है। हम देखते एक मिनिस्टर को जो कि किंग नेपच्यून को एक सलाह दे रहा था कि भले ही व्हाइट बियर्ड इस आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा हो, लेकिन फिर भी क्वीन को अपना ध्यान रखना चाहिए। हम देखते किंग नेपच्यून को जो कि मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट को समझा रहा था कि जिस दुनिया को क्वीन ओतोही में देखना चाहती है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सैकड़ों साल पहले उनके पूर्वजों ने देखा था। किंग को पता है कि वो क्वीन को नहीं रोक सकते, इसीलिए वो मिनिस्टर्स को ऑर्डर दे देते हैं कि वो लोग क्वीन को प्रोटेक्ट करें। हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं आलोंग को जो कि किसी से पिटीशन के पेपर छीन रहा था। जब एक सैनिक उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, आलोंग उसका गला पकड़ लेता है। आलोंग की उम्र अभी 25 साल थी। आलोंग उस सैनिक से कहता है कि वो तो फिशमैन्स की मदद करता है, वो उन सभी कमजोर इंसानों को जो कि पानी के अंदर सांस भी नहीं ले सकते उनको मार के खा जाता है। हम देखते उस सैनिक को जो कि जिम्बे को मदद करने के लिए बोलता है। जिम्बे आलोंग से कहता है कि वो उस गार्ड को छोड़ दे, वो गार्ड अभी यहाँ पे नया है। जिम्बे के लिए भी वो पिटीशन इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वीन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए वो आलोंग से कहता है कि वो उन पिटीशन के पेपर को उन्हें वापस कर दे। आलोंग उस गार्ड को छोड़ देता है। आलोंग जिम्बे से कहता है कि वो गुस्सा ना करे। जिम्बे भी आलोंग की तरह एक ऑर्फन है जो कि सेम आलोंग की तरह फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में रहता था। जिम्बे कहता है कि वो उसकी तरह नहीं है, लेकिन तभी उन्हें एक खबर मिलती कि फिशर टाइगर दोबारा यहाँ पे आ चुका है। दोनों ही फिशर टाइगर के नाम से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो फिशर टाइगर से उनके एडवेंचर के बारे में सुनना चाहते हैं। हम फाइनली देखते फिशर टाइगर को जिसे फिलहाल रियोगो पैलेस में जाना था। खैर हमें फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बताया जाता है जो कि शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे बहुत ही अफरा तफरी मच चुकी थी और वो एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ पे हर तरह के गैर कानूनी काम होने लगे। उस समय पे वहाँ का बॉस फिशर टाइगर था, लेकिन जल्दी ही उसे अपने सफर पे निकलना पड़ा। जिम्बे जो कि सेकंड इन कमांड था, किंग का एक एलीट सोल्जर बन चुका था। आलोंग फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का सबसे खुखार फिशमैन था, वो एक पायरेट बन गया। पूरे सी फ्लोर पे अपना आतंक मचाने लगा। मैक्रो एक चीट बन चुका था। इंग्लिश का लेसन गाइस, चीटर नहीं होता चीट होता है। खैर ये सब चल ही रहा था कि तभी एक ऐसा हादसा होता है जिसने सभी को चौंका के रख दिया था। वो फिशर टाइगर ही था जिसने सेलेस्टियल ड्रैगन को हराया था और साथ ही साथ मैरिज वाद जाने के बाद वहाँ पे कैद बहुत सारे स्लेव्स को आजाद कर दिया था, जिसमें से अपनी बुआ हांग को और उसकी 2 बहनें भी थी। इन सब के बाद फिशर टाइगर को दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बोला गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट को फिशर टाइगर का हेड चाहिए था, लेकिन फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग उसके साथ खड़े हुए। यहाँ तक कि जिम्बे ने भी अपने आप को रिजाइन कर दिया था और जो लोग फिशर टाइगर के साथ थे सभी के शरीर पे उन्हें एक सन का टैटू मिल गया। जितने भी वॉरशिप फिशर टाइगर का हेड लेने आए थे, आलोंग और बाकी सारे फिशमैन्स उन सभी को वहीं पे डुबा देते हैं। जिम्बे को एक बात समझ में नहीं आता कि आखिर स्लेव को रखना लीगल है लेकिन उनको छुड़ाना एक क्राइम है। खैर जितने भी लोग फिशर टाइगर के साथ काम करते थे उन सभी के शरीर पे एक सन का टैटू बना हुआ था और इसीलिए उन सभी को सन पायरेट्स भी कहते हैं। और कोई भी इंसान सेलेस्टियल ड्रैगन से पंगे नहीं लिया था, इसलिए फिशमैन आइलैंड पे सभी लोग फिशर टाइगर को एक हीरो की तरह देखते हैं। देखते हैं रियोगो पैलेस में किंग नेपच्यून फिशर टाइगर से पूछ रहा था सच में उसने ऐसा करा था क्या? सच में उसने स्लेव्स को आजाद करा? फिशर टाइगर को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर कोई भी किसी और की जिंदगी को दांव पे लगा के स्लेव्स कैसे रख सकता है। और इसीलिए फिशर टाइगर ने अपना मन बना लिया था। किंग नेपच्यून उससे पूछते कि आखिर अपने हाल ही के सफर में क्या देखा? फिशर टाइगर कहता है इंसानों की नीयत। हम देखते क्वीन को जो कि ये सारी चीजें सुन के रो रही थी। नेपच्यून कहते कि फिशमैन आइलैंड की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है और वो रेवरी को अटेंड भी नहीं कर सकते। क्वीन उस दिन फिशर टाइगर को रोक नहीं पाई थी क्योंकि फिशर टाइगर जो भी कुछ बोल रहा था
वो सब उसके दिल के अंदर के दर्द को दिखा रहा था। हम देखते हैं अगले दिन फिर से क्वीन सभी को कन्विंस कर रही थी कि क्वीन को पता है कि ये पिटिशन अगले आने वाले बहुत सारे सालों में भी शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हम देखते बहुत सारे लोगों को न्यू फिशमैन पायरेट्स में शामिल होने वाले हैं, जो कि फिशर टाइगर के बारे में सुन के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। आलम ने उनके दिमाग में इतनी बातें डाल दी थी कि इंसान बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के क्रिएचर हैं। वो लोग इस बारे में सोच रहे थे कि सन पायरेट कितने सही हैं। वो लोग पूरी दुनिया में घूम घूम के इंसानों को मार रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं था। हॉडी जोन्स को इस बारे में बहुत ही ज्यादा खुशी थी। वो लोग भी चाहते थे कि काश वो लोग उनके साथ जा पाते। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सन पायरेट्स को, जो कि एक नेवी की शिप को तबाह कर रहे थे। वो नेवी के बंदे चाहते थे कि फिशमैन्स उन सभी स्लेव्स को वापस कर दे जो कि उन लोगों ने चुराए हैं। फिशर टाइगर उसको मारते हुए उससे पूछता है क्या अगर उसके पास क्या सबूत है कि यहाँ पे कोई स्लेव है। फिशर टाइगर अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि वो लोग उन मरीन शिप के ऊपर से जितना भी खाना और खजाना है उसको लूट के यहाँ पे ले आए। हम देखते हैं आलम को, जो कि एक इंसान को मारने वाला था, ये कह के कि उसका इंसान होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। हम देखते हैं नेवी हेडक्वार्टर्स में ये बात पता लग जाती कि वो शिप वहाँ पे डूब चुकी है और ये सारी बातें किजारो को बताई जा रही थी, जो कि उस समय पे एक वाइस एडमिरल था और कहीं न कहीं सारे एग्रेशन का दोष उस आलम को दिया जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिशर टाइगर को, जो कि जिम्बे और आलम को बहुत ही डांट रहा था, क्योंकि उसने मना किया था कि वो किसी भी इंसान को जान से मारे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो लोग हार जाएंगे। वो आलम और जिम्बे से पूछता है क्या वो लोग भी इंसानों की तरह बनना चाहते हैं। फिशर टाइगर उन्हें एक बात बताता है, सन पायरेट्स का मिशन बदला लेना नहीं है, मैरी जोआ पे अटैक करना भी एक बदला लेना नहीं था। फिशर टाइगर ने बस इस दुनिया के एक घिनौने लॉ को तोड़ा था और वो भी इसीलिए ताकि वो स्लेव्स को आजाद कर पाए। सन पायरेट इसीलिए बना था ताकि वो आजादी और लिबर्टी के लिए लड़ सके और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आलम इस बात के खिलाफ था। वो चाहता था कि वो इंसानों के अंदर इतना डर पैदा कर दे, इतना ज्यादा कि वो कभी बदला लेने का तो दूर की बात उनकी तरफ आंख भी उठा के ना देखे। उन इंसानों को अभी भी हमारी पावर के बारे में ज्यादा नहीं पता और हम लोग उन्हें बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। खैर जिम्बे उसे एक थप्पड़ मारता है। खैर हम देखते हैं रात को फिशर टाइगर थोड़ा सा पी रहा था। फिशर टाइगर को क्वीन ओतोइमे का सपना एक सपने की दुनिया लगती है। वो जिम्बे से पूछता है कि क्या क्वीन में और उसमें कुछ भी फर्क लगता है। जिम्बे इस पे कुछ भी बोल नहीं पाता। फिशर टाइगर उससे कहता है कि वो जिस चीज से डरता है वो उसके अंदर का डीमन है और फिशर टाइगर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एक समय पे वो भी एक स्लेव था और उसने भी वो सभी टॉर्चर को सहा था। हमें उस समय के 3 साल बाद यानी कि आज से 12 साल पहले जब सन पायरेट्स एक आइलैंड के ऊपर रुके थे, वहाँ के लोग फिशर टाइगर से एक फेवर की उम्मीद मांगते हैं। एक बच्चा जो कि मैरी जोआ से भागा था, वो लोग चाहते कि फिशर टाइगर उसका ध्यान रखे और ये बच्चा उन्हीं लोगों में से एक है जिसको कि फिशर टाइगर ने 3 साल पहले बचाया था। इस बच्चे का नाम है क्वाला और अभी ये 11 साल की है। हम देखते हैं आलम को, जो कि क्वाला से इसलिए गुस्सा था कि वो एक इंसान है और एक वजह ये भी थी कि वो हमेशा ही स्माइल करती रहती है। हम देखते हैं क्वाला के नाक से खून निकल रहा था, लेकिन उसके बाद जो वो करती है उसको देख के सब लोग कहीं न कहीं अंदर से टूट चुके थे। वो एक कपड़ा उठाती है और वो उस खून को पोंछने लगती है। वो सबसे कह रही थी, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के लिए बहुत काम करूंगी, मैं तब तक साफ करूंगी जब तक इस खून का निशान नहीं जाता। प्लीज आप मुझे फिर से मत मारना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जिम्बे उससे पूछता कि आखिर वो कर क्या रही है, अभी उसके नाक से खून आ रहा है। क्वाला उनसे कहती है, मैं नहीं रोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बस मुझे मत मारना। जिम्बे उससे पूछते कि क्या वो उन सभी से डरी हुई है। क्वाला कहती है, हाँ, लेकिन मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, इसीलिए मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और आप लोगों के साथ मैं जाना चाहती हूँ और अगर मैं काम नहीं करती तो आप लोग मुझे मार दोगे, है ना? लेकिन मैं अपने आप को यूजफुल बनाऊंगी, इसीलिए
प्लीज आप लोग मुझे मत मारना। कोआला की इन बातों को सुन के हमें बस इस बारे में पता लग जाता है कि आखिर स्लेवरी ने कोआला को कितना अंदर से तोड़ दिया है। हम देखते फिशर टाइगर को जो कि उस कोआला को अपने कैबिन के अंदर बुलाता है और उसे भी सन पायरेट्स वाला टैटू दे देता है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो वहाँ से मूव ऑन कर सके। सो हाँ, फिशर टाइगर ने हमें मूव ऑन करने का एक तरीका बता दिया है। ऑल द बेस्ट गाइज। हम देखते कोआला को जो कि होश में आने के बाद बोलती है, अच्छा मैं बेहोश हो गई थी लेकिन मैं रोई नहीं, प्लीज आप लोग मुझे मत मारना। लेकिन फिशर टाइगर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि अगर उसे रोना है तो वो रो सकती है। वो लोग उन कमीने सेलेस्टियल ड्रैगन की तरह नहीं है। फिशर टाइगर अपनी बंदूक को निकालता है और उसे कोआला के सामने ही पानी में फेंक देता है। और वो लोग डिसाइड कर चुके थे कि अब वो लोग कोआला को उसके घर तक पहुंचा के आएंगे। और ये सब देखने और सुनने के बाद कोआला फाइनली वहाँ पे रोती है। हम देखते सन पायरेट्स के शिप पे कोआला को फाइनली एक बच्चों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा था। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे, उसका हेयर कट भी करवाया था। लेकिन फिर भी जब भी कोआला को नर्वस फील होता है वो हमेशा काम करना स्टार्ट कर देती है। शिप का डॉक्टर जिसका नाम था अलादीन वो सभी को समझाता है कोआला के ट्रॉमा को ठीक होने में बहुत ही टाइम लग सकता है। हम देखते आर्लोंग को जिसके मन में अभी भी कोआला थोड़ी खटक रही थी और वो कोआला से जानना चाहता था कि आखिर उसके मम्मी पापा ने फिशमैन्स के बारे में क्या बताया है। कोआला उस समय पे शांत थी। आर्लोंग सबसे कह रहा था कि आखिर ह्यूमन सोसाइटी ऐसी ही है। उन सबको लगता है कि वो लोग हमसे ज्यादा बढ़िया हैं और ऐसे ही उनके बच्चे सोचते होंगे। उन सभी की आंखों में हमारे लिए नफरत और डर है। हम देखते हैं जिम्बे को जो कि कहता है कि शायद ये सच बात है, लोगों के अंदर डर है। क्या ये इस वजह से कि हम लोग पायरेट हैं इसलिए नहीं, बल्कि उन्हें हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता। शायद से चीजें सही हो सकती हैं अगर इंसान फिशमैन्स को जान लेते हैं। हम देखते हैं हाजी कोआला के साथ खेल रहा था और उन्हें देख के वो जो नफरत इंसानों और फिशमैन्स के बीच में है वो सामने नहीं दिख रही थी। हमें सन पायरेट्स के बहुत सारे मोमेंट दिखाए जाते हैं जिसमें वो लोग साथ में मजे कर रहे थे। और कुछ हफ्तों बाद फाइनली वो लोग कोआला के गांव में पहुंच जाते हैं और उसे जाते हुए देख के बहुत सारे फिशमैन्स रो रहे थे। वो कोआला के साथ और भी सफर करना चाहते थे। कोआला जाते हुए सबसे कहते कि वो इंसानों को फिशमैन के बारे में अच्छी बातें बताएगी। खैर आर्लोंग को अभी भी विश्वास नहीं था कि आखिर एक इंसान के दिमाग को चेंज करके क्या ही हो जाएगा। हम देखते कोआला को जिसको देख के उसकी फैमिली और गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। हम देखते फिशर टाइगर को जो कि उसके साथ उसको घर तक छोड़ने गया था और वो भी इन सभी चीज को देख के खुश लग रहा था। लेकिन कुछ इंसान उसे देख के अपने आप को बचा रहे थे। फिशर टाइगर इन सब चीजों को देख के समझ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे वो मुड़ता है उसके सामने बहुत सारे बंदे खड़े थे। सन पायरेट्स यहाँ पे आने वाली थी, इसके बारे में उन गांव वालों ने बताया था और उन लोगों ने नेवी के साथ एक डील करा था कि वो लोग कोआला को एक स्लेव होने के बाद भी वहाँ से जाने देंगे। उसके बदले में वो लोग फिशर टाइगर के बारे में उनको सारे इन्फॉर्मेशन बता दे। वो रियर एडमिरल फिशर टाइगर से कहता है कि उसके ऊपर दो चीजों का आरोप है। पहला कि उसने हैरी जॉ के ऊपर हमला किया था और दूसरा कि वो वहाँ से भागा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेवी को जो कि सन पायरेट्स के शिप के ऊपर हमला कर चुकी थी। आर्लोंग और जिम्बे इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। सारे फिशमैन उस शिप को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिशर टाइगर को जिसके ऊपर हमला हो चुका था। जिम्बे कुछ साथियों के साथ फिशर टाइगर की तरफ आ रहा था और आर्लोंग और उसके कुछ साथी उस मरीन शिप को नीचे से डुबाने के लिए तैयार थे। इस पॉइंट पे हमें समझ आ रहा था कि आखिर इंसान कितना मतलबी हो सकता है। ये सब होने के बाद बड़ी मुश्किल से फिशर टाइगर्स और सन पायरेट्स वहाँ से बच के निकल पाए थे। उन लोगों ने नेवी की एक शिप को चुरा लिया था जिसपे कि वो लोग अभी अपना सफर कर रहे हैं। फिशर टाइगर को बहुत ही ज्यादा चोट आई हुई थी और अगर उसे इस समय पे ब्लड डोनेशन नहीं मिलता तो फिर वो मर जाएगा। फिशर टाइगर का ब्लड ग्रुप किसी भी मेंबर से बहुत ही ज्यादा अलग था, लेकिन नेवी की शिप के ऊपर उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड पड़ा हुआ था और इंसान और फिशमैन की बॉडी एक दूसरे के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकती है। अलादीन ऐसा करने वाला था लेकिन फिशर टाइगर उसे मना कर देता है। वो अपने अंदर किसी भी इंसान का खून नहीं लेना चाहता, भले ही उसे मरना क्यों ना पड़े। और इसी पॉइंट पे फिशर टाइगर सबको बताता है कि वो भी
एक स्लेव था और इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो सभी को एक बात सुनने के लिए बोलता है। फिशर टाइगर ने जो भी कुछ किया था वो सब अपनी मर्जी से कर रहा था और जो भी उसने किया था वो सब क्वीन ओतोहिमे के खिलाफ ही था। लेकिन उसके नजरों में क्वीन कभी भी गलत नहीं थी। ये सही बात है कि सभी को शांति चाहिए। वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग फिशमैन आइलैंड जाने के बाद किसी को भी इन सब के बारे में कुछ भी ना बताएं। अभी भी बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे जो कि फिशमैन्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन ये सारी चीजें फिशर टाइगर का दिमाग बोल रहा था। लेकिन दिल से वो कभी भी इंसानों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जिम्बे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फिशर टाइगर यहाँ पे मरे। वो सारे लोग फिशर टाइगर से कह रहे थे कि जिन स्लेव्स को उन्होंने बचाया है वो जरूर आपका एहसान नहीं भूलने वाले। सभी की नजर में फिशर टाइगर फिशमैन आइलैंड का हीरो है। फिशर टाइगर को ये सारी बातें सुन के अच्छा लग रहा था, लेकिन वो यहीं पे अपनी जान दे देता है। हमें फिशर टाइगर का एक सीन दिखाया जाता है जब वो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में सभी को हरा के वहाँ पे बॉस बना था और उसने सभी से वादा किया था कि वो अपने साथियों को बचाएगा। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब कोआला के होम टाउन में आलम को किजारो मार रहा था। वो उसे जानना चाहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों वापस आया। आलम उन सभी इंसानों को मारने आया था जिन्होंने फिशर टाइगर को नेवी को बेच दिया था। किजारो उससे कहता है, अच्छा वो मर गया, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। हमें पता लगता है कि आर्लोंग को जेल में बंद कर दिया गया है और वहाँ पे उसके स्टेटमेंट से साफ पता लग रहा था कि उसके अंदर इंसानों के लिए कितनी नफरत जग चुकी है। और कहीं ना कहीं सारे सन पायरेट्स के अंदर वो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर फिशर टाइगर को इंसानों ने मारा है, फिशर टाइगर को इंसानों ने धोखा दिया था और यही वो रीजन था कि उन्होंने खून लेने से मना कर दिया था। हम देखते हैं हाची को जो कि सबसे कह रहा था कि उनके सामने दुश्मनों की शिप आ रही है। अब क्योंकि फिशर टाइगर जा चुका है, जिम्बे वहाँ पे आके कमांड संभालता है और वो अभी भी इंसानों को मारने के लिए तैयार नहीं थे। सन पायरेट्स अब जिम्बे की कमांड के अंदर ही अपना सफर जारी कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है नेवी हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे हम एक बंदे को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनके लिए जिम्बे सबसे खतरनाक है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियोगो पैलेस में, जहाँ पे किंग नेपच्यून एक लेटर को पढ़ रहा था। जो कुछ भी सन पायरेट्स के साथ हुआ था जिम्बे ने उन सभी चीजों को इसके अंदर लिख दिया था। ओतोहिमे वो सब कुछ सुन के ये फील कर पा रही थी कि आखिर फिशर टाइगर क्या फील कर रहा था। हम थोड़ी देर बाद देखते क्वीन ओतोहिमे को जो कि अभी भी लोगों से पिटीशन साइन करने के लिए बोल रही थी, लेकिन फिशर टाइगर के बारे में सभी को पता लग चुका था और उस दिन कोई भी उस पिटीशन पे साइन नहीं करता। क्वीन ओतोहिमे जब भी परेशान होती थी वो हमेशा अपने बच्चों के पास जाती थी। क्वीन ओतोहिमे हर दिन अपने सपने को सच करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने पायरेट्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करा था। वो फिशमैन आइलैंड पे रह रहे बच्चों को सरफेस वर्ल्ड के बारे में सिखा रही थी। वो जगह जगह जाके अपना भाषण देती थी और वो लोगों से पिटीशन साइन करने के लिए बोल रही थी। जब से क्वीन ने ये सब करना स्टार्ट करा था तब से बहुत सारे लोगों ने पिटीशन पे साइन कर दिया था। क्वीन ने 5 साल पहले से ही ये सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था और अगर अभी तक का हिसाब लगाएं तो उन्होंने 1000 सिग्नेचर ले लिए हैं, लेकिन फिशमैन आइलैंड का पॉपुलेशन 50 लाख है। हम देखते कुछ लोगों को जिन्होंने उनके पिटीशन पे साइन करा था। उन लोगों को ये करते हुए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन वो लोग अपने पिटीशन पेपर को बाहर ले लेते हैं और एंड में हमें पता लगता है कि सारे लोगों ने ही अपने सिग्नेचर वापस ले लिए हैं। क्वीन घर पे आने के बाद बच्चों के सामने तो रोती नहीं है, लेकिन वो रूम के बाहर जाके किंग के सामने बहुत गंदा रोती हैं। कुछ समय बाद हम देखते पूरे फिशमैन आइलैंड पे क्वीन का ब्रॉडकास्ट चल रहा था और क्वीन ने अभी थोड़ी पी रखी थी। वो सभी को झूठा कह रही थी। वहाँ पे एक मिनिस्टर आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। क्वीन उसे मुंह बंद करने के लिए बोलती है और उससे कहती है, अगर फिशमैन
पानी के नीचे कहीं पे भी रह सकते हैं, तो फिर उन्हें इस बड़े समुद्र में से सिर्फ यही जगह क्यों पसंद आई? ऐसा इसीलिए ना क्योंकि लोगों को भी ये रोशनी और हवा अच्छी लगती है। सरफेस पे इसे भी बहुत ज्यादा हवा और बहुत ज्यादा रोशनी है। आखिर क्यों फिशमैन्स के बच्चे सिर्फ सरफेस पे जाके सावोडी पार्क को देखते हैं? सावोडी पार्क की तरह ही वहाँ पे और भी बहुत ही अच्छी जगहें हैं और उनमें से कोई भी जगह हमसे दूर नहीं होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ बहाने मार रहे हैं ताकि हमें कोशिश भी ना करना पड़े। क्यों ना सब लोग अपनी हिम्मत जुटाएं और उसके लिए लड़े जो कि उन्हें चाहिए था। अगर कोई इंसान हमारे सपनों के बीच में आता है तो फिर हमें एक रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि हम सभी उस प्रॉब्लम से निपट पाएं। और अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो फिर हम लोग अपने बच्चों की किस्मत बदल सकते हैं। हम देखते हैं पूरे फिशमैन के लोग इस बारे में सोच रहे थे। सीन शॉट होता है और हम देखते हैं जिम्बे को, जिसको वॉलरट बनने का ऑफर मिला है। अब तक जिम्बे पे 25 करोड़ का इनाम लग चुका है। जिम्बे वॉलरट बनने वाले ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे वो रियोगो पैलेस जाके किंग नेपच्यून से इसके बारे में बात करता है। जिम्बे के हिसाब से अगर वो एक वॉलरट बन जाता है तो फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट बाकी सारे सन पायरेट्स के ऊपर लगे सारे इंजामों को माफ कर देगी। लेकिन इससे भी बड़ी चीज, अगर वो वॉलरट बन जाता है तो फिर फिशमैन वर्ल्ड गवर्नमेंट के और भी पास आ सकते हैं और शायद ये क्वीन ओतोहिमे के सपने के लिए और भी अच्छी बात बन सकती है। फिशर टाइगर भी क्वीन ओतोहिमे के सपने को पूरा करना चाहता था और अगर जिम्बे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आलोंग भी उस कैद से बाहर निकल पाएगा। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं आलोंग को जो कि अब आजाद हो चुका है। आलोंग जिम्बे से कहता है, मैंने सुना कि तू एक वॉलरट बन चुका है। मेरे भाई जिम्बे इंसानी गवर्नमेंट का कुत्ता है। फिशर टाइगर अब मर चुका है तो फिर मैं वापस आलोंग पायरेट को अपने आदमियों के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिम्बे के सामने आलोंग था और अगर वो चाहता है कि आलोंग अपना वो पायरेट ग्रुप वापस स्टार्ट ना करे तो फिर जिम्बे को उसे जान से मारना होगा। हम देखते हैं आलोंग और जिम्बे की लड़ाई वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और क्लियरली हमें दिख रहा था कि जिम्बे आलोंग पे आराम से डोमिनेट कर रहा था। हमें थोड़ी देर बाद सन पायरेट्स के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिम्बे बैठा हुआ था। अलादीन और बाकी सबको पता है कि जिम्बे और आलोंग एक भाई की तरह हैं। वो दोनों ही फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं और हाँ, चाहकर भी जिम्बे आलोंग की जान नहीं ले सकता। जिम्बे जो कि एक वॉलरट बन चुका था, उसके बाद सन पायरेट्स 3 हिस्सों में बट चुका था। एक आलोंग पायरेट, एक जिम्बे खुद और एक सन पायरेट्स के बाकी सारे लोग। हमें सीन दिखाया जाता है रियोगो पैलेस में जहाँ पे एक खबर फैल चुकी थी कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन फिशमैन आइलैंड पे आ चुका है और वो लोग अभी बहुत ही बुरे हालत में हैं। हम देखते क्वीन ओतोहिमे को जो कि बिना कुछ सोचे ही उन लोगों की मदद करने चली जाती हैं। हम देखते उस शिप को जिसका पूरा ऊपर का हिस्सा टूट चुका था और ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी सी मॉन्स्टर ने हमला किया है और उस सेलेस्टियल ड्रैगन का नाम है सेंट म्योसगार्ड। वो फिशमैन्स को गन दिखा के उसकी मदद करने के लिए बोल रहा था, यहाँ तक कि उसे यहाँ पे सांस भी नहीं आ रही थी और वो अपने मास्क को मंगा रहा था। हम देखते हॉडी जॉन्स को इस समय पे एंट्री होती है कैप्टन वेंडेट डेकन की और वो इस सेलेस्टियल ड्रैगन की हालत को देख के बहुत ही हंस रहा था। हम देखते एक सीन को जहाँ पे सेंट म्योसगार्ड अपने बाप से बात कर रहा था। म्योसगार्ड बहुत ही परेशान था कि उसके सारे स्लेव्स वहाँ से जा चुके हैं। उस म्योसगार्ड का बाप उसे बताता है कि एक फिशमैन जिम्बे नाम का बंदा अब एक वॉलरट बन चुका है और जितने भी उसके साथ लोग काम कर रहे थे वो सभी दोबारा फिशमैन आइलैंड पे जा चुके हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जो भी स्लेव्स हो वो भी अभी वहीं पे हो। म्योसगार्ड को ये बात सुन के अच्छा लग रहा था कि वो अपने स्लेव्स को वापस ले पाएगा। खैर बैक इन प्रेजेंट वो सारे स्लेव्स अभी म्योसगार्ड के सामने गन लेके खड़े थे और इस बंदे की हिम्मत देखो, ये उन सभी को अभी भी अपना स्लेव मान रहा था और कह रहा था कि वो लोग उसके साथ वापस चले। खैर वो सारे लोग म्योसगार्ड के ऊपर एम कर लेते हैं। सारे फिशमैन जो कि वहाँ पे खड़े थे म्योसगार्ड की मौत को देखना चाहते हैं और वैसे भी सभी को लगेगा कि वो इस शिप के साथ पानी में डूब चुका है। उस फिशमैन को लग रहा था कि उसे म्योसगार्ड को माफ कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका दिल उसे माफ करने को कभी तैयार नहीं था और वो
उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन हम देखते क्वीन ओतोहिमे को जो कि वहाँ पे आके उसे बचा लेती है और वो बुलेट क्वीन के कंधे पे लग जाती है। क्वीन सभी को गन नीचे करने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी थे जो कि ये सब चीजें देख रहे थे। वो सारे फिशमैन क्वीन से पूछ रहे थे कि आखिर वो उसे क्यों बचा रही हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स किस तरह के इंसान हैं। क्वीन उनसे कहती है कि हाँ, उन्हें इस बारे में पता है। उन्हें ये भी पता है कि आखिर बाकी सब एक सेलेस्टियल ड्रैगन से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये नफरत वो बच्चे भी फील करें। वो नहीं चाहते कि बच्चे भी इंसानों से नफरत करें। हम देखते हैं शिराहोशी और नेपच्यून ब्रदर्स को जो कि उस सेलेस्टियल ड्रैगन को देखने के लिए वहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन जब शिराहोशी क्वीन ओतोहिमे को इस हालत में देखती है वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो वहाँ पे रोने लगती है। और उसके बाद जो कुछ भी होता है किसी को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। हम देखते हैं बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स को जो कि वहाँ पे आके उस सेलेस्टियल ड्रैगन के शिप को खा लेते हैं। वेंडेट डकिन इस चीज को देख के हैरान था। उसने इस कहानी के बारे में सुना था कि सालों पहले एक मरमेड प्रिंसेस, उसके पास एक अजीब सी पावर थी जिसकी मदद से वो सी मॉन्स्टर्स को बुला सकती थी। और यही वो लेजेंड था जिसको सुनने के बाद असली वाला वेंडेट डकिन समुद्र में आया था। वेंडेट डकिन अपने पूर्वजों को आवाज लगाता है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया। वेंडेट डकिन को इसी वजह से शिराहोशी अपने पास चाहिए थी और उसे एक ही रास्ता दिख रहा था कि वो उससे शादी कर ले। हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जब फाइनली वो सेलेस्टियल ड्रैगन अपने आप को रिकवर कर चुका था। अभी भी म्योसगार्ड के मन में फिशमैन्स के लिए नफरत थी क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर गन पॉइंट करा था। जब म्योसगार्ड फाइनली वहाँ से जा रहा था, हम देखते क्वीन ओतोहिमे को वो म्योसगार्ड से कहती है कि उनके बीच की बात अभी खत्म नहीं हुई है। और ऐसी हालत में क्वीन ओतोहिमे उसके साथ सरफेस पे जाने के लिए बोलती है। और इस बात को सुनने के बाद सारे फिशमैन्स हैरान थे क्योंकि ऐसा करना सच में एक पागलपना है। हम देखते हैं नेपच्यून को जो कि वहीं पे खड़ा था। वो क्वीन से कहते कि उसे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को वर्ल्ड नोबल से बात करनी ही है तो फिर वो खुद ही वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन क्वीन उसे मना करती है क्योंकि इसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। इकलौता तरीका जिससे कि बाकी सबको भरोसा हो जाए ऊपर जाना सेफ है, इसका बस एक ही तरीका है कि कोई क्वीन की तरह कमजोर ऊपर जाने के बाद फिशमैन आइलैंड पे वापस लौट के आए। क्वीन नेपच्यून से उसके ऊपर भरोसा करने के लिए बोलती है और इंसानों पे भी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। क्वीन के जाने के बाद हर एक हफ्ता 100 सालों के बराबर लग रहा था। उनके भाषण को वहाँ के लोग मिस कर रहे थे। सब लोग क्वीन के बारे में फिक्र कर रहे थे कि क्या वो कभी फिर से यहाँ पे आ भी पाएंगी। खैर फाइनली कुछ दिन बाद हमें पता लगता है कि क्वीन वापस फिशमैन आइलैंड आ चुकी हैं और उनको देख के सारे फिशमैन बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके हाथ में एक नेगोशिएशन का पेपर था जो कि लोगों के अंदर विश्वास जगाने का काम करने वाला था। हम देखते वेंडेट डकिन को जो कि अपने ख्याली पुलाव पका रहा था, यहाँ तक कि वो सीधे शादी के इनविटेशन कार्ड बनाने लगा था। लेकिन उसके साथी लोग उससे बोलते हैं कि पहले उसे उसको प्रपोज करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देते क्वीन ओतोहिमे को जो कि बताते कि उस पेपर पे आखिर क्या लिखा हुआ है। उस पिटीशन पे एक वर्ल्ड नोबल ने भी साइन कर दिया था। इसका मतलब कि वो लोग भी इंसानों और फिशमैन के बीच में दोस्ती देखना चाहते हैं। और अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें, अगर बहुत सारे लोग इस पिटीशन के ऊपर साइन कर देते हैं तो फिर ये एक पेपर उनके सपने को सच करने में मदद कर सकता है। क्वीन ओतोहिमे सभी से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो लोग इसमें उनका साथ दें। और इस बार बहुत सारे लोग फाइनली पिटीशन में साइन कर देते हैं। और इन सभी को देख के क्वीन को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। और इतने सारे लोगों ने साइन कर दिया था कि वो छोटा सा बॉक्स भी भर चुका था और गार्ड्स को एक बहुत बड़ा सा बॉक्स वहाँ पे लाना पड़ा था। क्वीन तो ये सब देख के वहाँ पे रोने लगती है। 7 साल बाद फाइनली अपनी मेहनत का फल पा रही थी। उस दिन पूरे फिशमैन आइलैंड के जगह जगह से लोग अपना सिग्नेचर देने आ रहे थे। हम देखते हैं क्वीन को जो कि नेपच्यून ब्रदर्स से एक बारे में बात करना चाहती है। उस दिन जब बहुत सारे सी मॉन्स्टर उस सेलेस्टियल ड्रैगन के पास आए थे, वो सब शिराहोशी ने करा था। और इस बात को सुनकर नेपच्यून ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। क्वीन उन्हें बताती है कि सारे फिशमैन्स और सारे मरमेड्स किसी भी मछली या फिर जानवर से बात कर सकते हैं, लेकिन
कोई भी सी मॉन्स्टर से बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि किंग नेप्चून भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रॉयल फैमिली के अंदर एक लेजेंड पास ऑन होते आया है। ये लेजेंड उस मरमेड के बारे में है जो कि सी मॉन्स्टर से भी बात कर सकती थी। वो मरमेड कुछ 100 सालों बाद हमेशा दोबारा पैदा होती रहती है और ऐसा कहा जाता है कि उस मरमेड के साथ एक ऐसा इंसान भी आता है जो कि उसको गाइड करेगा ताकि वो उसकी पावर्स का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए। और जब ऐसा समय आएगा तब पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्वीन को पूरा विश्वास है एक ताकत अगर उसे हम लोग सही से इस्तेमाल करें तो फिर वो हजारों को बचा सकती है। लेकिन अगर वही ताकत किसी गलत हाथ में लग जाए तो वो पूरी दुनिया को डुबा सकती है। अभी शिराओशी को इस पावर के बारे में नहीं पता, ना ही वो इस पावर को कंट्रोल कर सकती है। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो फिर वो अपने आप ही इस पावर को एक्टिवेट कर सकती है, जिसकी वजह से सी मॉन्स्टर इधर उधर भटक सकते हैं, यहाँ तक कि वो तबाही मचा सकते हैं। नेप्चून ब्रदर्स को इस बारे में पता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर फिशमैन आइलैंड शायद ना बच पाए और इसलिए क्वीन चाहती है कि वो सब शिराओशी का ध्यान रखें। वो तीनों ही इस चीज के लिए ऑफ कोर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। क्वीन इस चीज को सुन के बहुत ही खुश थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उस सिग्नेचर वाले डब्बे में अचानक से आग लग जाती है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर ऐसा किसने किया। क्वीन उस सिग्नेचर की तरफ जाती है ताकि वो उस आग को बुझा पाए। तभी हमें एक गोली की आवाज आती है। हम देखते क्वीन ओतोहिमे को किसी ने मार दिया था और इस चीज को वहाँ खड़े सभी लोगों ने देखा था। हम देखते फुकाबोशी और बाकी नेप्चून ब्रदर्स के साथ शिराओशी भी वहीं पे थी। फुकाबोशी पूरे गुस्से में था और जिसने भी ये किया था वो उसको जान से मारना चाहता है। क्वीन उसके हाथों पे अपना हाथ रखती है और शांत होने के लिए बोलती है। क्वीन अपने आप को गलत मान रही थी कि उन्होंने खुद का ध्यान नहीं रखा। चाहे उन्हें किसी ने भी मारा हो, वो नहीं चाहती कि उस इंसान पे कोई भी गुस्सा करे। हम देखते शिराओशी को जो कि ये सब देख के वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। नेप्चून ब्रदर्स को वो प्रॉमिस याद आता है जो कि उन्होंने थोड़ी देर पहले क्वीन से किया था। फुकाबोशी और मामबोशी वहाँ पे रोते हुए ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं और वो दोनों ही शिराओशी को हंसाने का ट्राई कर रहे थे। वो दोनों अपनी मम्मी को ये विश्वास दिला देते हैं कि वो लोग उनके बिना भी शिराओशी का ध्यान रख लेंगे। फुकाबोशी क्वीन से कहता है कि वो लोग दोबारा से उन सभी सिग्नेचर को इकट्ठा कर लेंगे। वो लोग अपने पापा की तरह एक बहुत बड़ा वॉरियर बन के दिखाएंगे और वो लोग शिराओशी का हमेशा ध्यान रखेंगे। वो ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि क्वीन को उनकी चिंता ना हो। क्वीन को इस बारे में भरोसा था कि वो लोग उनके सपने को पूरा कर लेंगे। हम देखते बाकी सारे फिशमैन्स को जो कि क्वीन को इस हालत में देख के रो रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते गार्ड्स को जिन्होंने उस असैसिन को मार दिया था। जब जिम्बे उसे देखता है, जिम्बे उसे छिपाने के लिए बोलता है। जिम्बे को नहीं पता कि जब लोग उस इंसान को देखेंगे तो फिर क्वीन के सपने का क्या होगा। हम देखते उस गार्ड को जो कि असलियत में हॉडी जॉन्स था। वो उस गुनहगार को हवा में उठाता है और लोगों को दिखाता है कि वो जिसने क्वीन को मारा है वो एक इंसान है। और सच में इस चीज को देख के सभी को बहुत ही बुरा लगता है। भले उन लोगों ने उस इंसान की जान ले ली है, लेकिन इससे क्वीन कभी भी वापस नहीं आने वाली। वो सभी लोग अपनी किस्मत को कोस रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियोगो पैलेस में किंग अपने आप को उस टावर के अंदर बंद कर लेता है। एक मिनिस्टर उसे सारी चीजें बता चुका था। किंग ने उस इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता, लेकिन वो इतना भी जानते हैं कि क्वीन कभी भी ऐसा नहीं चाहती। किंग क्वीन के सपनों को समझ पा रहा था, लेकिन वो अभी जिस हालत में है वो कुछ भी समझना नहीं चाहता। वो इस बात को भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जिस इंसान ने उसकी बीवी को मारा था वो उसे भी क्यों नहीं मार सकता। नेप्चून ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा है ताकि वो फिशमैन आइलैंड को बचा सके। अगर वो क्वीन के सपनों को भी पूरा करने चलता है तो फिर भी वो सिर्फ एक हिपोक्रेट कहलाएगा। किंग अभी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जब क्वीन के फ्यूनरल का टाइम होता है, किंग को शिराओशी एक बात बताती है कि वो जहाँ पे भी जाती है एक इंसान का प्रपोजल आ जाता है। शिराओशी उस समय पे सिर्फ 6 साल की थी। किंग अपने बच्चों को
इस फ्यूनरल में जाने से मना कर देता है। उसे लग रहा था कि जिसने क्वीन को मारा है वो लोग इनके लिए खतरा बन सकते हैं। हम देखते फॉरेस्ट ऑफ सी में जहाँ पे क्वीन का फ्यूनरल हो रहा था और उनके फ्यूनरल में पूरा फिशमैन आइलैंड आया हुआ था। हम देखते फुकाबोशी को जो कि टेलीस्पॉन्डर स्नेल से वो सभी के सामने आता है और वो सभी से कहता है कि उसकी मम्मी ने कहा था कि जल्दी ही वो लोग सूरज को देख पाएंगे। आज से 2 साल बाद रेवरी वापस होगा, लेकिन शायद ये बहुत ही कम समय है कि जो भी कुछ अभी हुआ था उससे आप लोग उभर पाए। लेकिन रेवरी आज से 6 साल बाद भी या फिर 10 साल बाद भी होगा। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ का सपना पूरा करने में लगा देंगे। हमें पता है कि आप लोग अभी जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह से आप लोगों ने अपना मन बदल लिया होगा, इसीलिए जो भी सिग्नेचर उस आग में बच चुके थे हम लोग उसे कैंसिल करते हैं और हम लोग फिर से स्टार्टिंग से ये सब करेंगे। एक दिन जब आप सभी के दिल इस चोट से उभर जाएंगे हम लोग सूरज के उसी सपने को दोबारा से देखेंगे। हम देखते सभी फिशमैन्स को जो कि वहाँ पे रो रहे थे और इस इंसिडेंट को हुए अब 20 साल बीत चुके हैं।